नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी के बाद आज भारत चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचने का काम किया और जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए वो वहां पर गए। सीडीएस बिपिन रावत और सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे भी मौजूद रहे। सेना कमांडर्स के साथ हाई लेवल की मीटिंग भी की और जमीन से लेकर आसमान तक जवानों ने दमखम भी दिखाया। भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए और राजनाथ सिंह ने चीन को दे दी एलएसी से चेतावनी, कहा स्वाभिमान को चोट पहुंची तो उसका करारा जवाब मिलेगा। भारत की 1 इंच जमीन भी नहीं गवाई गई है, यह भी उन्होंने कहा। देखिए, एक तरफ तो चीन की आर्थिक घेराबंदी भी की गई भारत द्वारा, सैन्य घेराबंदी भी जारी है, आपको दिख रहा है, और कूटनीतिक घेराबंदी के लिए भी पूरा प्लान तैयार कर चुके हैं भारत की सरकार ने। कुछ ही देर में संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय सत्र का प्रधानमंत्री मोदी संबोधन करेंगे। भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के चुनाव के जीत के बाद यह पहली बार ऐसा मौका होगा कि प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे। वहीं अमेरिका ने भी एक बार फिर चीन को कड़ा संदेश दिया है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका दक्षिण चीन सागर में हिमालय से लेकर हिमालय तक अपने मित्रों देशों के साथ खड़ा रहेगा। मतलब यूनाइटेड स्टेट्स से लेकर यूनाइटेड नेशंस तक भारत की विदेश नीति का बज रहा है डंका। राहुल गांधी को पर अब भी भारत पर शंका। राहुल कहते हैं कि देखिए, विदेश नीति और आर्थिक मामलों में देश कमजोर हुआ है, इसीलिए चीन आक्रामक हुआ है। कांग्रेस अब भी सेना पर सवाल उठा रही है और कह रही है कि चीन ने तो जमीन पर कब्जा कर लिया है। इसीलिए हमारा हैशटैग है राहुल क्वेश्चंस इंडिया। देखिए, दुनिया माने भारत का लोहा, पर विपक्ष अभी भी जप रहा है मोदी विरोध का दोहा। चलिए, आपको मैं आज की डिबेट के सवाल तुरंत बता देता हूं। आज की बहस के सवाल हमारे सामने क्या है। क्या मोदी के बाद राजनाथ सिंह ने चीन को चेतावनी दे दी है? यह पहला सवाल। क्या सेना के पराक्रम से चीन पाकिस्तान की धड़कनें तेज हो चुकी है? यह दूसरा सवाल। राहुल को जमीन कब्जाने पर चीन की बात पर क्यों भरोसा हो रहा है और भारत की बात क्यों झूठ लग रही है? यह तीसरा सवाल। क्या राहुल गांधी चीन के लिए सेना का मनोबल तोड़ रहे हैं? यह चौथा सवाल। और पांचवा सवाल, दुनिया भर में जब मोदी का बज रहा है डंका, फिर राहुल को विदेश नीति पर क्यों है शंका, क्यों राजनीति कर रहे हैं? डिबेट ओपन करने से पहले देखें मेरे सहयोगी भास्कर की यह रिपोर्ट, उसके बाद कुछ खास मेहमानों के साथ डिबेट ओपन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे स्वाभिमान पर कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। राष्ट्रीय स्वाभिमान ये हमारी पूंजी है। सीमा से राजनाथ की हुंकार, पीछे नहीं हटे चीन तो करोगे चीत्कार। भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है। बातचीत से समझ जाओ चीन, नहीं तो इंच इंच जमीन लेंगे छीन। ये हिंदुस्तान उनकी शहादत को कभी भूलेगा नहीं। स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं होगा। चीन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के सामने खड़े होकर साफ साफ संदेश दे दिया है। हाथ में राइफल थामकर दुश्मन को समझा भी दिया है कि नहीं माने तो अंतिम अंजाम यही होगा। चीन की चौधराहट को उसके ही सामने खड़े होकर रक्षा मंत्री ने आईना दिखा दिया। हम शांति पसंद मुल्क हैं, इसलिए बातचीत से विवाद का हल चाहते हैं, वरना तो अब तक फैसला हो चुका होता। राजनाथ सिंह से पहले पीएम मोदी भी चीन को कड़ा संदेश देते हुए साफ कर दिया था कि पूरा लद्दाख भारत का है और उस पर अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है। 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री बार बार कह रहे हैं कि हमारी किसी पोस्ट पर चीन का कब्जा नहीं है। बफर जोन में जो चीनी सेना घुस आई है, उसने पीछे हटना शुरू कर दिया है। कुछ चालबाजियां चीन कर रहा है,
लेकिन मोदी और राजनाथ सिंह ने साफ संदेश दे दिया है कि कोई चालबाजी नहीं चलेगी। उसके बावजूद राहुल गांधी को सरकार पर कम, चीन पर ज्यादा भरोसा है, तभी तो वो सरकार पर ही सवाल खड़े करने में लगे हुए हैं। So we have disrupted our foreign partners, we've disrupted our neighborhood. So today you have a country which is economically in trouble. Today our relationship has become transactional. एलएसी पर चीन के आक्रामक रवैये के बाद से राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को घेर रहे हैं, चाहे वो सरेंडर मोदी वाले बयान हो, चाहे वो सेना के शौर्य पर, पराक्रम पर सवाल उठाने वाले ट्वीट हो, या सेना का मनोबल तोड़ने वाले बयान। लेकिन उन्होंने 2008 की सीक्रेट डील पर अभी तक कुछ भी सफाई नहीं दी है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर राहुल गांधी बार बार देश का मनोबल और सेना का मनोबल तोड़ने वाले बयान क्यों देते रहते हैं। यूएनएससी में जीत के बाद आज पीएम मोदी यूएन के मंच से दुनिया को संबोधित करेंगे। मोदी की विदेश नीति की वजह से ही आज भारत के साथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस जैसे न जाने कितने देश खड़े हैं और चीन को घेर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को सरकार की विदेश नीति गलत नजर आ रही है, क्योंकि उनकी पार्टी की सरकारों की विदेश नीति तो जमीन दो और झुक कर चलो वाली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। भारत माता की। और आज का हमारा हैशटैग है राहुल क्वेश्चंस इंडिया, और हमारे साथ एक पूरा पैनल जुड़ चुका है। आज की बहस में जुड़ने के लिए मैं उनका परिचय आपको कराना चाहता हूं। बीजेपी से राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर सैयद अब्बास पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में कांग्रेस का समर्थन करते हैं। मेरे साथ है कर्नल रोहित देव, रक्षा विशेषज्ञ है। प्रियंका गुप्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट है, मोदी सरकार का विरोध करती है। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव भी है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, लेफ्ट पार्टी इसका नेतृत्व करते हैं। और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ आशीष सिंह, हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी जुड़ चुके हैं। आशीष, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। क्या मोदी के बाद अब राजनाथ सिंह ने एलएसी पर जाकर चाइना को सीधे सीधे चेतावनी और चुनौती दे दी है कि स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा? बिल्कुल, और ये कंसिस्टेंसी के तौर पर देखा जाना चाहिए कि जिस तरह से पहले आर्मी चीफ गए, फिर एयरफोर्स चीफ गए, फिर आर्मी चीफ गए, फिर पीएम सीडीएस आर्मी चीफ गए, फिर अब डिफेंस मिनिस्टर आर्मी चीफ के साथ में गए हैं और सीडीएस के साथ में गए हैं। क्लियर है कि जो कंसिस्टेंट प्रेशर बना के रखना है वो आगे मैसेजिंग कंटिन्यू रहना चाहिए। हफ्ते 10 दिन में हम एक हाई प्रोफाइल विजिट देख रहे हैं। और इसके साथ ही साथ शहजाद, आपके दर्शकों को ये भी बता दूं कि ये डबल मैसेजिंग है, एलओसी प्लस एलएसी। 2 दिनों में राजनाथ सिंह एलएसी पर भी हैं, अभी जो हम देख रहे हैं चीन को एक मैसेजिंग जारी है, लेकिन साथ ही साथ अगले 24 घंटे में वो एलओसी श्रीनगर और आसपास के जो फॉरवर्ड एरियाज हैं वहां पर भी जाएंगे। तो ये एक 2 फ्रंट वॉर वाली प्रिपरेशन, एक मैसेजिंग पूरी तरह से दी जा रही है। और कल वाले विजिट में भी, एलओसी वाले विजिट में भी उनके साथ में सीडीएस और आर्मी चीफ रहेंगे। तो पाकिस्तान और चाइना दोनों को बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज कंसिस्टेंटली इंडिया की तरफ से दिया जा रहा है। साथ ही साथ चाहे मिलिट्री फ्रंट हो, गवर्नमेंट हो, दोनों साथ में इसलिए जा रहे हैं कि पूरा एक सिंक है भारत की तरफ से और ये मैसेज दोनों देशों को चला जाए। मैं अपने राजनीतिक मेहमानों के पास जाऊं उससे पहले कर्नल रोहित देव, रक्षा विशेषज्ञ होने के नाते और उस इलाके में आपने सर्व भी किया है, जब राजनाथ सिंह उस इलाके तक पहुंच जाते हैं, उस फॉरवर्ड बेस तक पहुंच जाते हैं जो पैंगोंग त्सो लेक से सटा हुआ है एक तरीके से, उसके टिप से उस बेस पर पहुंचते प्रधानमंत्री के पहुंचने के 2 हफ्ते बाद, तो क्या संदेश निकल कर जा रहा है? और अभी राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंच चुके हैं, जम्मू कश्मीर के भी फॉरवर्ड बेसिस में जाएंगे। क्या संदेश निकल के जा रहा है और क्या सेना का मनोबल एक तरीके से बढ़ाने के लिए क्या वहां पर जाने का काम किया गया है? शहजाद जी, काफी पॉजिटिव मैसेज है ये। एक रक्षा मंत्री को सेना के साथ इंटरेक्ट करते रहना चाहिए, और खास तौर पे ऐसी स्थिति में जब हम जूझ रहे हैं एलएसी पे चाइना से और इंटरनली कोविड से, उसका नाजायज फायदा उठा के जो चाइना ने किया है उसको मुंह तोड़ जवाब तो हमारी सेना ने दिया है। पर जो ये भरोसा दिलाने की कोशिश है और जो हमारा मनोबल बढ़ा है हमारी सेना का, मैं आपको बताऊं पिछले 1.5 महीने में इससे हाई मोरल की सूचना जो मैं यंग ऑफिसर से बात करता हूं अपने चैनल के थ्रू नहीं हुई है। काफी खुश हैं। और दूसरा जो नजरिया है राजनाथ सिंह जी का वो ये होगा कि नीचे जाके लोअर लेवल पे जो कोर कमांडर, जो डिविजनल कमांडर और जो ब्रिगेड कमांडर्स वहां पर हैं, उनसे बात करने का भी मौका इसलिए मिला होगा कि जो ये विड्रॉल हुआ है एलएसी के साथ साथ दोनों ही देशों का, तो ये जो कमांडर्स हैं इस ब्रीफिंग में जरूर आए होंगे। और एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे पॉलिटिकल सेटअप को,
खास तौर पे जो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी जो उसके मेंबर हैं राजनाथ सिंह जी, काफी बहुमूल्य उनका योगदान है देश के डिफेंस की तरफ। उनको चाहिए और आने वाले ऐसे लोगों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सेना के जो ऑपरेशंस हैं उनको समझें, और जैसे जैसे वो समझ आगे बढ़ेगी हमारे नेताओं की, वैसे वैसे ही हमारा डिफेंस प्रिपेयर्डनेस और अच्छा होगा। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। इसका मैं आपको एक हिस्टोरिक उदाहरण देता हूं। जब श्री जॉर्ज फर्नांडिस होते थे, हम तो काफी यंग अफसर होते थे उस टाइम पे, और उस टाइम पे जो उनकी पहल थी सियाचिन में जाना, ब्यूरोक्रेट्स को भेजना, और उसके बाद कितने आले दर्जे का वहां पर सामान और साजो सामान आया है वहां पे सियाचिन में, उसकी पुष्टि मैं खुद करता हूं कि मैंने खुद उसको जाते हुए देखा है। तो बहुत ही अच्छा है ये, और मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे राजनीतिज्ञ हैं, चाहे वो आप बोलो ऑपोजिशन में है चाहे वो गवर्नमेंट में है, उनका पॉजिटिव रुख होना चाहिए हमारे सेना के तरफ, कि वो सेना की प्रिपेयर्डनेस को और बढ़ोतरी दें और सक्षम बनाएं, और किसी भी हाल में अपनी पुष्टि से या अपने कमेंट से सेना के मोराल पे कोई धब्बा लगाने की कोशिश ना करें। इससे सेना को कोई फर्क पड़ता नहीं है, आप जो मर्जी बोलें टीवी चैनल पे या ट्विटर के ऊपर, बट फिर भी अगर आप देश के नागरिक हैं तो देश में जो ओपिनियन शेपिंग करनी है सेना के हित में, देश के हित में, आर्थिक हित में, कूटनीतिक के हित में, हम सबका कर्तव्य है एज सिटीजन कि हम अपने तरफ से अपना सहयोग दें। मैं लौट कर आ रहा हूं कर्नल आपके पास, पर प्रेम शुक्ला मुझे ये बात समझाइए कि जब सरकार, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ये खुलेआम कह रहे हैं कि 1 इंच जमीन का जो हिस्सा है वो चाइना के पास नहीं गया, स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होगा, तो भारत की बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे राहुल गांधी। उनको अब भी आपकी बात झूठी लग रही, कह रही है कि चाइना ने जमीन कब्जा ली है भारत की। ऐसा क्यों भरोसा नहीं हो पा रहा है राहुल गांधी को? ऐसा आपने जो शीर्षक दिया है कि भारत का बज रहा है डंका और राहुल गांधी को शंका नहीं हो रही है, बल्कि राहुल गांधी की धू धू कर जल रही है लंका। उनकी लंका है कि जहां जो चीन राहुल गांधी और उनकी पार्टी को खर्च भेजता है, जिस चीन से उन्होंने एमओयू साइन कर रखा है, जिस राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदे मिलते हैं, जिस चीन के आने पर आप ही की तस्वीरों में दिख रहा है चीन के राष्ट्रपति के सामने किस तरह से कांग्रेस के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह झुककर बातें किया करते थे। आज चीन के सामने डटकर बात की जा रही है और चीन की जबरदस्त घेराबंदी की गई है। अमेरिका आज भारत के साथ खड़ा है, यूरोप आज भारत के साथ खड़ा है, जापान आज भारत के साथ खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया आज भारत के साथ खड़ा है, ताइवान आज भारत के साथ खड़ा है, वियतनाम आज भारत के साथ खड़ा है। वैश्विक व्यवस्था भारत के साथ खड़ी है, लेकिन जो चीन के साथी है, चीन के साथी यानी राहुल गांधी का तो कई बार मुझे लगता है आजकल चेहरा भी चीनी टाइप होता जा रहा है। इतना सुंदर चेहरा उनको ईश्वर ने दिया था, आजकल मैं वीडियो उनकी देख रहा हूं तो मुझे आशंका हो रही है कि कहीं उनके चेहरे पर भी चीन की मैत्री का प्रभाव तो नहीं पड़ता जा रहा है। बहुत उनको देखकर दुख लगता है जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जब भारत की सेना ने अभियान किया, जब सर्जिकल स्ट्राइक की तो इन कांग्रेस के लोगों ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक है, जब बालाकोट में घुसकर मारा तो कहा सबूत कहां है, तो चील कौवे आपने मार दिए। और इनके नेता संदीप दीक्षित सीडीएस जो आजकल आदरणीय बिपिन रावत जी हैं, जब वो सेना के प्रमुख थे, उनके लिए गुंडे शब्द जैसे अपशब्दों का प्रयोग किया गया। तो कांग्रेस बारंबार, चाहे पाकिस्तान के साथ हमारा विवाद हो या चीन के साथ हमारा विवाद हो, वो भारत के पक्ष में खड़ा होने की बजाय, भारत के सैनिकों की प्रशंसा करने की बजाय वो पाकिस्तान या चीन के चाटुकारिता पर क्यों आमादा होता है? ये एक सवाल सामान्य जनों के मन में प्रियंका, माना कि राहुल गांधी को चीन का चंदा मिला होगा राजीव गांधी फाउंडेशन में, पर नमक तो इस देश का खाया है ना। सेना के मनोबल पर बार बार हमला क्यों? जब राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री पहुंच रहे सेना के मनोबल को बढ़ाने के लिए, तब आप चीन के प्रोपेगेंडा को आगे करते हैं, भारत के स्टैंड को कमजोर करते हैं, ऐसा बार बार क्यों? वास्तव में अगर पूरे प्रकरण को देखा जाए तो खुद ही आप देखें कि किस तरह से जो हमारे सीमाओं पर जितने भी देश हैं, चाहे वो नेपाल हो, नेपाल में क्या हो रहा है, राम जन्मभूमि को लेकर वो विवाद की स्थिति पैदा कर रहे हैं। इससे पहले कभी ऐसी बात नहीं हुई। आप देखिए कि किस तरह से चाइना अपनी लाल आंखें दिखाते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा है, और उसके बावजूद भी अगर कोई उनको वार्निंग देता है या कोई उनको ये समझाने की कोशिश करता है कि वास्तव में हमें सीरियस होने की जरूरत है या हमारी विदेश नीति है क्या,
ये जानने की जरूरत है कि विदेश नीति किस तरह से काम कर रही है। अगर हम H1 वीजा की बात करें तो उसमें के भी नियमों को आप देख लीजिए। जिस तरह से इस समय विदेशी नीति की बात की जाए तो हर तरह से उसमें किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम चारों तरफ से दिख रही है। नहीं, ऐसा है कि तो आशीष सिंह, अगर क्या सवाल हमारी पूछना विदेश गलत नीति है? कमजोर पड़ रही है? एक सवाल सेकंड प्रियंका, पूछना विपक्ष एक सेकंड का मेरे काम साथ, होता है। एक सेकंड प्रियंका, आपने कहा विदेश नीति कमजोर पड़ रही है। आपको शायद पता नहीं होगा, कुछ ही देर में संयुक्त राष्ट्र के अहम सत्र का संबोधन करने वाले पर क्या हमारी विदेश नीति कमजोर पड़ रही है आशीष? बिल्कुल नहीं। अगर प्रियंका जी को मैं याद दिला दूं, साथ ही दर्शकों को भी इस बारे में इंफॉर्मेशन होगी कि मैम, जो यूनाइटेड नेशन का नॉन परमानेंट मेंबर का इलेक्शन हुआ था, आज तक इतिहास में भारत इससे ज्यादा वोट से कभी जीता नहीं है। इतना कि भारत को खुद को इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला जितना हम खुद कैलकुलेट कर रहे थे। जहाँ तक आपकी बात रही वो सार्क या फिर जो नेबरिंग कंट्रीज़ की, मैं आपको बता दूं कि अगर चंद टुकड़ों पे अगर कोई सरकार या फिर कोई विशेष तौर पर प्रधानमंत्री अगर किसी और का पक्ष लेना चाहते हैं तो ऐसे नेबर तो चाहिए भी नहीं। मैं आपको बता दूं कि वहीं एक भूटान है जिसने डीमार्च तक इशू कर दिया। चीन जैसे बड़े देश को, भूटान के सामने चीन काफ़ी बड़ा देश है। और बाकी अगर आप कंट्रीज़ की बात करें, चाहे अफगानिस्तान हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, अफगानिस्तान हो, भूटान हो, सारे के सारे भारत को पूरी तरह से समर्थन दिए हैं। अगर आप केवल एक नेपाल के छटकने की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 महीनों में कई टन फ्री कोविड का मेडिसिन भारत सरकार ने दिया है, उन्होंने लिया है। मैं आपको सुनिए प्रियंका जी, आपको सुनेंगे। मैं आपको बता दूं कि 56 से 58 स्कूल हम बना रहे हैं वहां पर। मैं आपको बता दूं, जिस नेपाल ने 4 दिन पहले ये कहा था कि कोई भी भारतीय प्राइवेट न्यूज चैनल दिखाया नहीं जाएगा, वो खुद अपने नागरिकों के, दर्शकों के दबाव में आके उन्होंने 24 घंटे पहले खुद से ही बंद किया था, बैन किया था और इंडियन प्राइवेट न्यूज चैनल चालू कर दिए। लोग देखिए मैम, एक कम्युनिस्ट वही लेफ्टिस्ट लिबरल वाली बात है जो वहां पर केपी ओली कर रहे हैं और उनको उनके देश से कुछ प्रभाव हुआ। कम्युनिस्ट से कोशिश कर रहे थे वह चीन का साइड लेने की, उन्हें मुंह की खानी पड़ी। आपके डिसीजन में खुद पीछे चले गए। नहीं, सवाल ये है प्रियंका गुप्ता, एक सेकंड, सवाल ये मुझे बाकी के मेहमानों को भी शामिल करना है। सैयद अब्बास और विवेक श्रीवास्तव। सैयद अब्बास, जब पूरी दुनिया मान रही है भारत का लोहा, पर फिर भी आपको मोदी विरोध का दोहा पड़ना है। आप मोदी विरोध में, देश विरोध में उतर आए। देखिए ना, पूरी दुनिया में क्या स्टैंड लिया जा रहा है। चाइना के खिलाफ अमेरिका ने बार बार भारत के पक्ष में बयान दिया। मैं आपको पढ़कर सुना सकता हूं। कल भी बयान आया माइक पॉम्पियो का, लगातार बयान आ रहे हैं अमेरिका के। नहीं तो अमेरिका की चमचागिरी और चाटुकारिता जरूरी है क्या? नहीं, अमेरिका की चाटुकारिता करना आप कह रहे नेपाल, अमेरिका हमें फॉलो कर रहा है, हम नहीं अमेरिका को फॉलो कर रहे हैं। मैं फैक्ट्स की एक बात बता दूं सर, इंडिया ने पहले चाइनीज ऐप बैन किए। कल 25 सेनेटर्स ने, कांग्रेसमैन ने, कांग्रेस वुमेन ने चाइनीज ऐप बैन करने की बात यूएस कांग्रेस में कही। सर आप बताइए, इंडिया फॉलो कर रहा है यूएस को या यूएस फॉलो कर रहा है इंडिया को? कौन पहले एक्शन ले रहा है? कौन पहले एक्शन ले रहा है? 5G पे पहले कौन एक्शन ले रहा है? चाइनीज ऐप बैन करने पे कौन ले रहा है पहले एक्शन? आपकी मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव में नजरअंदाज कर रहे हैं, फैक्ट्स पे बात ही नहीं कर रहे। फैक्ट्स पे बात करो ना विवेक श्रीवास्तव, फैक्ट्स पे बात कीजिए ना। आज मुझे फैक्ट्स का जवाब दीजिए। नहीं, मुझे आज आप फैक्ट्स का जवाब दीजिए ना। आपकी मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव है। नहीं, किसके कार्यकाल में वो ट्रेड डेफिसिट 33 गुना बढ़ा सर? सैयद अब्बास, का बहिष्कार करेंगे, सैयद अब्बास, महंगाई आ जाएगी। सैयद अब्बास, मुझे एक बात बताइए कि चाइना से इतनी क्या हमदर्दी है कि सिर्फ भारत में कमी दिख रही है और चाइना पर आपके मुंह में दही जमी है? ऐसा क्यों है? चाइना के खिलाफ एक बयान नहीं आता। क्या चंदे का कुछ काम है उसमें, या कोई करार साइन है, या वो करार की वजह से आप चुप रह जाते हैं? क्या दरअसल मामला है कि भारत पर सवाल, चाइना पर नो बवाल? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सवाल पूछने का शहजाद साहब। मैं गुजारिश करता हूं तमाम पैनलिस्ट से कि मेरी तबीयत आज उतनी खास नहीं है, मुझे कृपया करके इंटरप्ट मत करें। जी शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि दुश्मन चाइना है, कांग्रेस नहीं। और अगर आपको यूएस, रशिया, पूरी दुनिया सपोर्ट करे, लिप सर्विस की जरूरत नहीं है। यहाँ मैं खुद खड़ा होकर बोल सकता हूँ, लेकिन एक कहावत है, बुड्ढा बोले दाढ़ी हिले, बादशाह बोले मुल्क हिले। उसके नाते कर क्या रहा है यूएस? खाली सपोर्ट बोलने से सपोर्ट नहीं मिलता जनाब।
करना चाहिए ना। क्या कर रहा है, कैसे सपोर्ट कर रहा है? सिर्फ लिप सर्विस से उसे कुछ नहीं हो सकता। हमें एक मिर्जा खालिद ने बहुत खूब कहा है, हमें हकीकत मालूम है इस जन्नत की, लेकिन दिल के खुश रहने को ख्याल अच्छा है। चाहे प्रधानमंत्री जाएं, चाहे रक्षा मंत्री जाएं, कोई भी जाए, क्या फर्क पड़ता है इसमें? प्रेम शुक्ला, हमें तो ये चाहिए कि डिसएंगेजमेंट हो, गलवान वैली पे कमांडर लेवल टॉक्स हो, कमांडर लेवल टॉक्स हो, ताकि आगे बढ़े। अगर डिसएंगेजमेंट लेकिन चाइनीज फोर्सेस अभी आपने आदरणीय प्रधानमंत्री के जाने से और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के जाने से सेना के मनोबल पर क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर सेना के पूर्व अधिकारी रोहित जी ने बताया, लेकिन अभी सैयद अब्बास की समझ में कैसे आ सकता है? जो सेना का मनोबल कैसे बढ़ता है, इस बारे में विस्तार से सेना का अधिकारी बता रहे हैं कि सियाचिन में जॉर्ज फर्नांडिस के जाने के बाद किस तरह से सियाचिन में इक्विपमेंट से लेकर हमारी सेना के मनोबल तक कितना जबरदस्त इजाफा हुआ। और वही सियाचिन को बेचने का धंधा कौन कर रहा था? सियाचिन को पाकिस्तान सौंपने के लिए तैयार थे कि नहीं? ये श्याम शरण किसके जमाने में जो है सलाहकार हुआ करते थे विदेश? अभी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है, देखिए सियाचिन बेचने पे हम आ जाते हैं। देखिए एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि अब चाइना को संदेश देने के बाद अब राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। एलएसी के बाद अब पहुंच रहे एलओसी, और एलओसी के फॉरवर्ड बेसिस पर भी जाएंगे। मतलब देखिए एक ही दिन में चाइना को भी जवाब और पाकिस्तान को भी ठीक तरीके से संदेश पहुंचाने का काम, दोनों को एक ही दिन पर संदेश पहुंचाने का काम किया जा रहा है। सीमा के हालात का भी जायजा लेंगे। ये अभी खबर आ रही है रक्षा मंत्रालय की तरफ से कि एलएसी से अब श्रीनगर पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और रक्षा मंत्री अब जाएंगे जम्मू कश्मीर के फॉरवर्ड इलाके में। मेरे साथ कर्नल रोहित देव जुड़े हुए हैं। कर्नल, इसके क्या मायने निकलते हैं? अब ये बताइए कर्नल कि अब एलएसी से सीधा एलओसी पहुंच रहे हैं, क्या मायने निकलते हैं? जी शहजाद जी, काफी जायज है कि रक्षा मंत्री लेह की तरफ गए, उन्होंने वहां का जायजा लिया सिचुएशन का, और विस्तारित तौर पे नॉर्मल तौर पे भी अगर वो श्रीनगर आए हैं उधर अपना लेने के लिए जायजा, वो बहुत ही अच्छा है। और जुलाई के महीने में तकरीबन मैंने देखा है पिछले 8 साल में जो भी होते हैं रक्षा मंत्री, खास तौर पे मैंने देखा है 2-3 रक्षा मंत्री, इससे पहले श्री पारिकर और जेटली भी थे, तो जुलाई का महीना जब पास खुल जाते हैं एक सुनिश्चित तरीके से एक रूटीन विजिट भी होती है। बट अभी जो है थोड़ा अलग है। थोड़ा अलग इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने काफी प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की थी, अगर आपको याद हो 2-3 हफ्ते पहले, और ये दिखाने की कोशिश की थी कि कोई दोनों एक और फ्रंट खोल देंगे। जहां तक हमको पता था, पाकिस्तान की जो सेना ऊपर जा रही थी नॉर्थ की तरफ, वो एक्चुअली हम फौज में बोलते हैं वर्किंग पार्टी, जो लोग ना मजदूरी करने जाते हैं सिविल में, जो लेबर होते हैं, तो उनकी आर्मी तो लेबर फोर्स बन चुकी है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाने के लिए सिक्योरिटी लगा रही है। तो वो उस हालात में था, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है हमारे देश में। वो जा रहे हैं वहां पे, पूरे मिलिटेंसी का जो है वहां पे वो जायजा लेंगे। पर कर्नल सवाल प्रियंका सवाल ये है कि जब पाकिस्तान और चाइना दोनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, तो पाकिस्तान और चाइना की बातों को सच बताने के लिए एक तरीके से उनके प्रोपेगेंडा का शिकार क्यों बन रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए आपको याद होगा सरेंडर मोदी कह दिया कि देखिए भारत ने जमीन सरेंडर कर दी। फिर आपको याद होगा उन्होंने ये वीडियो भी दिखाई लद्दाख की, पर निकली वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वीडियो कि चाइना ने आकर जमीन कब्जा ली है। ये तमाम बातें जो है दरअसल मोदी के को अटैक करते करते आप सेना पर अटैक करने लग जाते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, उस पर सवाल खड़े कर देते हैं। ये बार बार कांग्रेस का सेना के मनोबल पर सवाल और हमला क्यों? वास्तव में अगर हम जो वर्तमान की सरकार है उस पर कोई सवाल उठाते हैं तो सेना पर सवाल नहीं उठाते हैं, ये समझने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि विपक्ष का एक काम होता है, विपक्ष का काम होता है सवाल उठाना, वो चाहे विदेश नीति हो चाहे देश की नीति हो, और ये काम अभी से नहीं होता आया है। ये काम 62 में भी हुआ था और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी किया था। ये काम उस समय भी हुआ था जब ताज होटल पे हमला हुआ था। क्या वाजपेयी साहब ने कभी भारत की सेना पर सवाल उठाए थे क्या? हमारे प्रेम शुक्ला, वाजपेयी जी ने तब भी सेना पे सवाल तो तब भी नहीं उठे थे, सेना पे सवाल अभी भी नहीं उठे, सरकार पर सवाल उठते। जवाहरलाल नेहरू सरेंडर करके बैठ गए थे। जब माओ जिदांग के सामने दुम दबाकर बैठ गए पंडित जवाहरलाल नेहरू और रो रो कर खत लिखा था उन्होंने अमेरिका को। विवेक श्रीवास्तव जिस अमेरिका का विरोध कर रहे हैं, जब ये सारे लोग रक्तदान कर रहे थे चीनी सेना के समर्थन में, जब रेड कारपेट बिछा रहे थे कि चीन की लाल सेना आने वाली है, अमेरिका ने जवाहरलाल नेहरू ताकतों की हिंदुस्तान को जरूरत नहीं है।
तब आप क्या कर रहे थे? थोड़ा इज्जत से लीजिए जरा। हम लोग आपका इतना बड़ा कद नहीं है सेना पर कि आप सवाल उठा नेहरू रहे को थे। क्वेश्चन करें। किस पर सवाल उठा रहे थे आप? कभी सेना पर सवाल बताइए, नहीं किस पर उठाया। सवाल हम उठा लोग रहे थे? कांग्रेस की तरह कुकर्मी नहीं है, कांग्रेस की तरह नमक हराम नहीं है, कांग्रेस की तरह गद्दारी करने वाले लोग नहीं है, कांग्रेस की तरह पीटे हुए लोग नहीं है, कांग्रेस की तरह चीन में चलना नहीं मानते हैं, कांग्रेस की तरह पाकिस्तान के समर्थन में नहीं चलते। हमारे लोग सीधे सीधे सेना के साथ खड़े होते। और आपको ध्यान होगा प्रियंका जी, आपको पता नहीं है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, 1963 की 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के परेड में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कैडर को बुलाया गया था। किसने बुलाया गया था? क्योंकि हमने समर्थन किया था। बीच में क्यों चीख रहे भाई? आपका नाम, अरे प्रियंका जी आप बोल चुकी, दूसरों के बीच में क्यों चीख रही है? देखिए आप देशद्रोही है तो देशद्रोही कहेंगे, सेना के प्रमुख को गाली देने वाले को देशद्रोही नहीं तो क्या कहें? संदीप दीक्षित देशद्रोही है। संदीप दीक्षित ने अगर भारत के सैन्य प्रमुख को यदि वो गुंडा कहेगा तो उसको देशद्रोही नमक हराम कहा जाना ये तो स्वाभाविक बात होगी भाई। अगर आप भारत के सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करके आएंगे, आप सर्जिकल स्ट्राइक कहेंगे तो आप देशद्रोही नहीं तो क्या है? आप ही बताइए, नमक हराम है कि नहीं है? भारत की सेना के शौर्य के गीत गाने की बजाय पाकिस्तानियों के समर्थन में, चीनियों के समर्थन में गीत गाने वाले को देशद्रोही और नमक हराम नहीं तो और कौन सा विशेषण दिया जाए बताइए? जो पड़ोसियों के अच्छा रिश्ता रखे। विवेक और जवाब दीजिए। जवाहरलाल नेहरू का नाम थोड़ा इज्जत से लेना सीखिए। फाउंडिंग फादर ऑफ द नेशन है। आज तो फैशन हो गया है कि किसी भी सीनियर नेता का नाम आप उछालें। कायर थे, कायर। आपकी पार्टी वो पार्टी है प्रेम कायरता के कारण 45,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि भारत की गई। और आपको चीन के चंपू है, चीन के चंपू को तो अच्छा ही लगेगा। विवेक शिनपिंग जो चीन के चंपू है, चीन के चंपुओं को तो अच्छा ही लगेगा। चीन के चंपुओं के मन में जो है वो जवाहरलाल नेहरू के तो आदर बढ़ गया होगा, क्योंकि 45,000 वर्ग मुझे पसंद नहीं है। क्या दहेज लेकिन आपका स्वतंत्रता संग्राम में आपका आरएसएस का कोई योगदान नहीं था। अक्साई चीन क्या दहेज में दिया था? अक्साई चीन दहेज में गया था क्या? अरे भाई साहब, इस देश को नेहरू पटेल कांग्रेस ने ही जोड़ा। कम्युनिस्टों ने गोली खा के आजादी ली। कॉमरेड भगत सिंह फांसी पे लटक गए, कॉमरेड चंद्रशेखर आजाद मर गए। आरएसएस नहीं में सर, आप इतिहास की बातों में जाना चाहते हैं विवेक, एक सेकंड, अगर आप इतिहास की बातों में जाना चाहते हैं आशीष पुराने, नहीं एक सेकंड चंद्रशेखर आजाद मर गए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। चंद्रशेखर आजाद मर गए। अरे साहब, इतना तो कम से कम सम्मान आरएसएस ने कौन सा स्वतंत्रता सेनानी दिया? सावरकर ने तो माफीनामे लिखे। नहीं, सावरकर ने तो माफीनामे लिखे। आपका तो कल्चर ही माफी मांगने का रहा है। आपने कम्युनिस्टों का मैनिफेस्टो लिख रहे थे पाकिस्तान का। कम्युनिस्टों में भगत सिंह थे, फांसी पे लटक गए। आपको क्या ज्ञान कम्युनिज्म का? गोली खा के हमने देश को आजादी दिलाई। आप यहाँ हिंदू मुसलमान करके सत्ता में आकर के क्या कहना चाहते हैं? कम्युनिस्टों का क्या इतिहास है? बेकार की बातें। अमेरिका बताओ, अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन है। अरे चीन के चंपू बताओ तो सही। चीन के प्रति आपके एक सेकंड कर्नल रोहित देव और आशीष सिंह, मुझे दोनों विशेषज्ञ चाहिए। मुझे एक बात बताइए कर्नल, क्या पहले के रिस्पांस में भारत के और आज के मोदी सरकार के समय पर जो रिस्पांस दिया जा रहा है, अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं एलएसी पर, चाइना को हम मुंहतोड़ जवाब दे रहे, खुद पीएलए के एक व्यक्ति ने कहा है, एक्स रिटायर्ड आर्मी के व्यक्ति ने कहा है कि 100 लोगों को मारा। आज ये जो रिस्पांस दिया जा रहा है, पहले के रिस्पांस से तो बहुत ज्यादा कड़ा और मुंहतोड़ वाला रिस्पांस है ना आज। ये बात हकीकत है या ये झूठ बोल रहा हूं मैं? कर्नल आशीष शहजाद, जिस तरह से हमने पहले के रिस्पॉन्सेज देखे हैं हर फ्रंट पे, हर डोमेन में, चाहे वो पाकिस्तान के एलओसी वाला फ्रंट हो या फिर किसी भी टेरर अटैक का रिस्पॉन्ड करना हो, बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क है। और मैं बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, मैंने 26/11 खुद ट्राइडेंट और ताज के सामने कवर किया है, मैंने पार्लियामेंट अटैक भी कवर किया है, ट्रेन ब्लास्ट भी कवर किए हैं, और उसके बाद में पुलवामा और उरी अटैक भी कवर किया है। बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया है, और इतना कि अब ये डेटरेंस का काम कर रहा है। मतलब चाहे वो पाकिस्तान हो या चीन, आपको टाइमिंग देखनी पड़ेगी, आप क्रोनोलॉजी देखिए। और मैं हमारे जो बाकी ऑपोजिशन में विचार रखते हैं उनको मैं इस विशेष तौर पर क्रोनोलॉजी पे ध्यान दिलाना चाहूंगा कि
आप देखिए चीन पहले पीछे नहीं हटा था। जब पीएम वहां पर आगे गए उसके बाद में 24 घंटे के अंदर में धाड़ धाड़ करके 2 स्टेटमेंट आए, बीजिंग से भी और चाइनीज एम्बेसी न्यू दिल्ली से भी, और उसके बाद में उनका रिट्रीट शुरू हो गया। इससे प्रोसेस, जैसे कि कोई भी फॉरवर्ड लोकेशन पर बड़े बड़े बेस बनाने के लिए हफ्तों और महीनों का समय लगता है, वैसे ही उसे तोड़कर पीछे जाने के लिए भी हफ्तों और महीनों का समय लगता है, और हम भी वहां पर डटे हुए हैं। इतना ज्यादा स्ट्रांग रिस्पांस हमने देखा है भारत की तरफ से। पॉलिटिकल विल, मिलिट्री से मैं, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड हो, मैं उनसे इंटरेक्ट करता हूं, आपको शहजाद बता दूं कि इतना ज्यादा स्ट्रांग उनका रिटेलिएशन पावर हो गया है, क्योंकि पॉलिटिकल बैकिंग गवर्नेंस की बहुत स्ट्रांग है। और यही तो सवाल है ना, जब मोदी राजनाथ की ललकार तो चीन में मचा हाहाकार, पर यहां पर कुछ लोग आज भी भारत और भारत की सेना पर सवाल क्यों उठा रहे हैं। मैं 30 सेकंड का केवल एक ब्रेक ले रहा हूं आपको हेडलाइंस दिखाने के लिए। लौट कर आएंगे इसी चर्चा में। राहुल क्वेश्चंस इंडिया, ये हमारा हैशटैग है। लौट कर आइए हेडलाइंस देखकर। सवाल उठाएगा आशीष, आज यूनाइटेड नेशंस में प्रधानमंत्री जब दहाड़ेंगे तो फिर से एक बार चीन की घेराबंदी होगी। उससे पहले मैं आंसर दूं, व्हाट अ टाइमिंग। मुझे लगता है विवेक की बात पॉम्पियो जी ने सुन ली कि उन्हें जब लगा कि विवेक जी को ऐसा लग रहा है कि भारत चाटुकारिता कर रहा है अमेरिका की। ये देखिए, भारत ने बोला नहीं था, और ये एक बार फिर माइक पॉम्पियो ने खुद ही अपने से सामने से वो भारत के समर्थन में आए हैं। इंडिया ने अभी तक कोई, इनफैक्ट जो 29 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफर किया था, भारत ने उससे ऑन रिकॉर्ड मना कर दिया। जरूरत नहीं है सर, हम लोग आपस में बात कर ले रहे हैं, अमेरिका के मीडिएशन की जरूरत नहीं है। व्हाट अ टाइमिंग ऑफ दिस ब्रेकिंग न्यूज। नाउ आंसरिंग, विवेक जी आपके पास आएंगे, विवेक जी आपके पास आएंगे। शहजाद, आंसरिंग ए क्वेश्चन। 8:30 बजे, अब से केवल 4 घंटे बाद, जब यूनाइटेड नेशन के एकॉस्को में प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलेंगे, ये पहली स्पीच होगी भारत की अनप्रेसिडेंटेड लैंडस्लाइड विक्ट्री जो हुई है यूनाइटेड नेशन नॉन परमानेंट मेंबरशिप में। उसके बाद में आप देखिए भारत का जो दर्जा है ना कितना बढ़ गया है, और अब वो देश जो पाकिस्तान के साथ में वो भी इंडिया को वोट कर रहा है। चाइना का पर्दाफाश हो रहा है तो आपको दुख हो रहा है क्या? चाइना बेनकाब हो रहा है। अमेरिका से लेकर ताइवान, हांगकांग, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, रूस, सब भारत के साथ खड़े हैं, तो कम्युनिस्ट पार्टी को बड़ा दर्द हो रहा है। शहजाद जी, ऐसा क्यों? नहीं शहजाद जी, आप सुनिए, तो आप बोलिए चाइना मुर्दाबाद। नहीं बोलिए चाइना मुर्दाबाद। साम्राज्यवादी ताकत है, चाइना मुर्दाबाद बोलिए। तालिबान बनाया। नहीं छोड़िए वो सब। इस्लामिक टेररिज्म को जन्म अमेरिका ने दिया। विवेक, और कम्युनिस्टों से हमेशा चाइना मुर्दाबाद कह सकते हैं। पावर डरते हैं, डर लगता है इनको कम्युनिस्टों से। विवेक, चाइना मुर्दाबाद चाइना आपका पड़ोसी है, पाकिस्तान आपका पड़ोसी है, नेपाल आपका पड़ोसी है। प्रेम शुक्ला चाइना मुर्दाबाद नहीं कह पा रहे विवेक। चाइना मुर्दाबाद कह दीजिए। मैं नहीं कहूंगा, पड़ोसियों के साथ रिश्ते बढ़ाइए। नहीं, चाइना मुर्दाबाद नहीं कह सकते। ये हवा के गुब्बारों से आशीष कुछ नहीं होता है। आशीष देखिए, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना छोड़ने से पब्लिक रिलेशन ताकतवर नहीं होंगे। डील हुई ना, डील हुई है, दोनों पार्टी के बीच में डील हुई है। शुक्ला की प्रतिक्रिया लेते हैं। एक्चुअली में एक ही तो है, पार्टी कंसल्टेशन करते हैं। दुष्ट नेशन है। अमेरिका को गाली दे रहे, पर चाइना ने हमारे सैनिकों को मारा सर। चाइना ने गलवान में हमारे सैनिकों को मारा। चाइना मुर्दाबाद नहीं कह सकते। अमेरिका का सवाल है। अमेरिका सिर्फ शहजाद भाई की विवेक श्रीवास्तव और कम्युनिस्टों के पापी पेट का सवाल है। इनको खर्चा वर्चा कहां से मिलेगा? इनके पेट पे लात पड़ जाएगी भाई। इनकी हिम्मत कहां है? अमेरिका मुर्दाबाद कह देंगे, लेकिन 2008 का एग्रीमेंट फॉलो करना है ना शहजाद। 7 अगस्त 2008 को एग्रीमेंट साइन हुआ है, कैसे नहीं फॉलो होगा? एक ही पार्टी, आपने 2 पार्टी का नाम दिया, एक ही पार्टी है, सोच एक ही है। रिलेशन बढ़ाइए, कूटनीति यही कहती है। चाइना के साथ आपको रिलेशन बढ़ाना है। नहीं, चाइना ने हमारे 20 सैनिकों को मारा। रोहित देव, कर्नल रोहित देव, आई नीड द आर्मी ऑन दिस डिबेट। आई नीड द आर्मी। आर्मी से मैं पूछूंगा, कर्नल रोहित देव, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कह रहे चाइना के साथ दोस्ती बढ़ाओ, चाइना के पास कबूतर भेजो। चाइनीज है, इसमें मुर्दाबाद जिंदाबाद की बात नहीं है। शहजाद जी, अगर आप देखें तो मैं 2 चीजों पे आपका ले जाऊंगा तवज्जो। पहला तो है कि आप कूटनीति देखें भारत की, और आप इसको आज ना देखें, इसको आप देखें पिछले 5-6 वर्षों में किस तरह से पाकिस्तान को, जहां से पैसा आ रहा था, जहां से साजो सामान आ रहा था, टेररिज्म को बढ़ावा मिल रहा था, हमारे गवर्नमेंट ने कैसे उसके नलके बंद किए। अभी आप देखिए, अब लोग बोलते हैं कि ये सिर्फ दिखावा है। भारत एक 1.3 बिलियन कंट्री है जो कि आगे मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में चाइना का रिप्लेसमेंट हो सकता है।
कौन सा सोच समझ वाला देश इस दुनिया में नहीं होगा जो कि हम पे भरोसा नहीं करेगा। तो ये हमारा मादा है, हमारे कंट्री का मादा है कि आप ये देख रहे हैं कि कूटनीति किस तरह सफल हो रही है। विवेक 1962 में बाहर नहीं आना चाहते, अभी भी हिंदी चीनी भाई भाई के ही नारे लगने नहीं। पर एक सेकंड आशीष, मुझे समझ नहीं आ रहा, एक सेकंड कर्नल, एक बात बताऊं, जिस चाइना ने हमारे 20 सैनिकों को मारा, आज एक पैनलिस्ट उस चाइना को कंडेम नहीं कर पा रहा है, उस चाइना को दो टूक मुर्दाबाद नहीं कर पा रहा है। आशीष, मैं तो हैरान हूं, मैं हैरान हूं कि भारत में कुछ ऐसे लोग रहते हैं आज भी। बिल्कुल, और ये स्टैंड एक्सपोज सरप्राइज शहजाद, आप देखिए जिस तरह से स्टैंड लिया गया है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी और जो कम्युनिस्ट पार्टीज हैं वो लगातार अपनी राजनीति अपनी जगह चलाई है बॉस, कोई मना नहीं कर रहा है। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, वहां पे लड़िए, बिहार में इलेक्शन है, वहां पे लड़िए, लेकिन जब सेना पर बात आ रही है, जवानों पर बात आ रही है, शहीदों पर बात आ रही है, पॉलिटिकल मैटर्स असाइड, कंडेम बोलो चीन मुर्दाबाद। प्रियंका, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चाइना को, जिस चाइना ने हमारे 20 जवानों को शहीद किया गलवान में, उसको चाइना के समर्थक यहां पर जो बैठे हैं वो उसको कंडेम नहीं कर पा रहे, कह रहे हैं अभी भी कबूतर उड़ाइए, अभी भी चाइना के साथ दोस्ती बढ़ाइए। प्रियंका, कम से कम कांग्रेस पार्टी को तो आज स्टैंड लेना होगा। सर देखिए, वास्तव में अगर मैं कहूं कि अगर चाइना को मुर्दाबाद बोलने से कोई भी हल निकल रहा हो तो हम सब चाइना को एक सुर में मुर्दाबाद बोलेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो बोलिए ना, कंडीशन क्यों लगा रही हैं? एक सुर में बोलेंगे, और अगर कुछ भी नुकसान हो सकता है इससे चाइना का, सबकी डील हुई है, बिल्कुल बोलेंगे। विवेक श्रीवास्तव की, लेकिन आप ये बताइए क्या मुर्दाबाद बोलने से समस्या का हल निकलेगा? पूरा देश बोलेगा, पूरा देश बोलेगा। अमेरिका मुर्दाबाद बोल देंगे, चाइना मुर्दाबाद नहीं बोल सकते। प्रेम शुक्ला, ऐसा क्यों? ये कैसे बोले? क्योंकि वो खर्च वहां से मिलता है ना, चंदा पाता है कोई, किसी को भत्ता मिलता है, ये भत्ते वाले हैं। नहीं, बीजेपी तो अमेरिका की दलाल वाले, है, भत्ते वाले, बीजेपी तो अमेरिका की दलाल है, चीन के बीजेपी तो अमेरिका से राफेल जैसी कंपनियां, चीन की अमेरिका यूरोप से लड़ आपको ये भी नहीं पता दलाली करती है भाई साहब, दलाली करके यहाँ पे इलेक्शन लड़ती है, जरा पढ़ लिख के आया करो भाई। चीन के यहाँ जाकर जो है अमेरिका दूध दबाकर उनके चीन के चरण चाटने का लपर चरण चाटो जाके चीन का। अरे देश के लोग आपको घर से बाहर निकलो, देश को बेच देंगे। देश के लोग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीन का चंपू का आपकी चंपी कर देंगे। अमेरिका आराम से चिल्लाओ देखना। चीन के चंपुओं को पहचान कर इस देश की जनता चीन के चंपुओं की चंपी करने में संकोच नहीं करेगी। आपकी जो दशा है पूरी दुनिया देख रही है, देश देख रहा है। नमक हराम है आपकी सबके सामने, किसी कहते नमक हराम, किसी कहते नमक हराम। चीन के भारत की गाके, चीन की गाके वाले नमक हराम, हम समाज कम्युनिस्ट नमक हराम, हम सोशलिस्ट हैं, कम्युनिस्ट नमक हराम, लाल बंदरों की नमक हरामी, किसी कहा जाता है लाल बंदरों की नमक हरामी। आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहाँ चीन का मुर्दाबाद होगा? ये वही पार्टी है, वही विचार है, वही सोच है जिन्होंने 1962 में लड़ाई के समय पे हमारे सैनिकों को खून देने से कैंपेन चलाया था कि नहीं दिया जाएगा। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चीन का मुर्दाबाद वाला नारा लगेगा? बिल्कुल नहीं। अभी सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई है विवेक जी के लिए भी, प्रियंका जी के लिए भी। यूएस का सपोर्ट उन्हें नहीं दिखाई देना है, लेकिन नेपाल का नॉन सपोर्ट उन्हें दिखाई देना है। अभी 15 मिनट पहले प्रियंका जी भी बोल रही थी, अभी 15 मिनट पहले विवेक जी भी कह रहे थे कि भारत पीछे जा रहा है अमेरिका के। आप मुझे एक इंस्टेंस बता दीजिए, एक इंस्टेंस बता दीजिए। द वर्ल्ड इज फॉलोइंग इंडिया सर, द वर्ल्ड इज फॉलोइंग इंडिया। आपकी नॉलेज कम है। क्या यही बेजिंग भक्ति की वजह से आप चाइना के खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रहे हैं? यही बेजिंग भक्ति है जिसकी वजह से आप लोग चाइना के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पा रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा सैयद अब्बास, आज जिस चाइना ने हमारे वीर सैनिकों को शहीद किया उसके खिलाफ विवेक जिनपिंग एक स्टैंड नहीं ले पा रहे। प्रियंका गुप्ता कह रही है कि मैं कंडीशन लगा के कंडेम करूंगी। युद्ध कोई समाधान नहीं है, युद्ध कोई समाधान नहीं है तो चाइना से कहिए ना सर, शी जिनपिंग से कहिए ना, क्यों वो सब जगह जाकर 14 देश के साथ बॉर्डर है, 20 देश के साथ लड़ाई कर रहा है, बोलिए उनको।
जी सैयद अब्बास, मैं जवाब देना चाहूंगा। सैयद अब्बास, चीन के समर्थक देख रहे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शहजाद जी, जैसे आपका नाम शहजाद पूनावाला है, विवेक जी का नाम विवेक श्रीवास्तव है, ये विवेक जिनपिन बोलना बंद कीजिए, नहीं तो हम भी आपको कई नाम से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, चाइना से मुर्दाबाद था, है और रहेगा, उसके बोलने से या नहीं बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी जी और उनकी सरकार को काम करना है। चाइना दुश्मन है, चाइना मुर्दाबाद है। शुक्रिया। जी आशीष, ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग एलिमेंट आया, लेकिन ये मुर्दाबाद के बाद में आई होप कि ट्वीट करके क्वेश्चंस नहीं किए जाए ऐसे सवाल ये है, और पार्लियामेंट्री कमेटी में जाके क्वेश्चन करें जहां पर एक्चुअली में आंसर्स मिलेंगे, चाहे वो आर्मी चीफ हो, सीडीएस हो, नेवी चीफ हो, एयरफोर्स चीफ हो, वहां पर पब्लिकली राजनीति के लिए ट्वीट करके क्वेश्चन। प्रियंका, पता है जब आप लोग इतना संकोच करते हैं ना चाइना को खरी खोटी सुनाने में, जब आप लोग सवाल उठाते हैं ना भारत की सेना पर, तब मनोबल भारत की सेना पर, उनके ऊपर हमला होता है। जब समय है कि चाइना को एक होकर विदेश के मंचों से या भारत के एलएसी से जवाब दिया जाए, तब आप लोग खंड खंड कर देते हैं, भारत के राजनीति करते राष्ट्रनीति पर। यह दिक्कत है। वास्तव में देखिए, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर हमें चाइना का विरोध करना है, तो चाइना का विरोध आज पूरा देश कर रहा है। अगर 20 लोगों की शहादत की आप बात करें तो वो हमारे लोग थे, हमारे सैनिक थे, और हम पूरी तरह से अपने लोगों के साथ हैं। तो भारत पर सवाल, और अगर चाइना पर आप कितने सवाल उठाए राहुल गांधी ने? किस तरह से जो है आप सवाल पहले कहते आए, चाइना पर कितने सवाल उठाए? आप सरकार ये कहती है कि पहले तो 1 इंच जमीन नहीं ली, फिर सरकार ये कहती है कि सेनाएं पीछे हटी हैं। तो राहुल गांधी डर गए कि भाई मेरे को चंदा आना बंद हो जाएगा, तुरंत उसका ट्वीट जो है वो डिलीट करवा दिया गया। अधीर रंजन चौधरी का ट्वीट डिलीट कराया जाता है, और चीन के समर्थन में कैंपेन जिस तरह से राहुल गांधी करते हैं, जिस तरह से चीन मुर्दाबाद बोलने में कांग्रेस समर्थकों को संकोच होता है, जिस तरह से चीन मुर्दाबाद बोलने में विवेक शिनपिंग जो है उनकी छाती फटी जाती है, वो इस बात का संकेत है। बिल्कुल नहीं लेते जी, बिल्कुल नहीं लेते। कर्नल रोहित देव, ऐसे चंदे बिल्कुल नहीं लेते। चंदा तो आप भी कर्नल लेते रोहित हैं। देव, जब प्रधानमंत्री आज यूनाइटेड नेशंस के प्लेटफॉर्म से चाइना को का पर्दाफाश करेंगे, जब राजनाथ सिंह ने एलएसी पर जाकर चाइना को खरी खोटी सुना दी है, तब यहां पर बैठे कुछ लोग चाइना पर क्यों बोल नहीं पा रहे? क्यों अभी भी उनके सवाल भारत की तरफ? शहजाद जी, एक बहुत छोटा पॉइंट आपके समक्ष रखूंगा, वो ये है कि जब हम सेना में जाते थे, जब हम यंग थे, तो एक शपथ लेनी पड़ती है सेना में सर्विस करने के लिए, और उस शपथ के अनुकूल हम कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी जो सीक्रेट है या क्लासिफाइड मटेरियल है या फौज की तजवीज है या देश की तजवीज है, उसको डिस्कस नहीं कर सकते हैं किसी भी बाहर वाले देश वाले से, चाहे वो चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो। ये दोनों देश के लिए तो वीजा के ऊपर भी पाबंदी है फौजियों की। और मैं समझ नहीं पा रहा कि ये जो राजनीतिज्ञ होते हैं हमारे देश के, वो किस अथॉरिटी पे, और खास तौर पे पार्लियामेंट्री कमेटी के पार्ट होने के बाद वो जाके डील साइन करते हैं चाइना के साथ, और उसका खुलासा भी नहीं होता। हमारा देश इतना कमजोर कैसे है कि ऐसे लोगों को वो कानून के दायरे में लाकर और उनसे सच नहीं उगला सकता। दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूं, मैं आपकी डिबेट में देख रहा हूं, लोग बहुत बोल रहे हैं तुम्हारे तुम्हारे तुम्हारे। इनको समझना चाहिए तुम्हारे नहीं है, ये आप ही का देश है, ये हमारा देश है, ये आप ही की सेना है, ये आप ही की सरकार है, और ये आप ही का संगठन है जो इस मजबूती से काम कर रहा है कि आज जब प्रधानमंत्री जाके यूएन में बोलेंगे तो आपको उस पर गर्व होना चाहिए। आप उसके ऊपर ट्विटर लेके मत बैठ जाइए कि आप चाइना का पक्ष ले लीजिए और अपने प्रधानमंत्री को नीचा दिखाइए। क्या आप आज कहेंगे कि मोदी विरोध आपके लिए चाइना विरोध से ज्यादा जरूरी हो चुका है? क्या आपकी पार्टीज के लिए मोदी विरोध करना? अरे भैया, ऑपोजिशन पार्टीज का काम है प्रश्न करना, भारत की सेना पर सवाल उठाना आपका काम है। चाइना ने हमारे सैनिकों को मारा, उसको कंडेम करना आपका काम नहीं है। सरकार का विरोध होगा। आशीष, देख रहे हैं आप, सरकार अगर अमेरिका की एजेंट बन जाएगी, देश को बेचेगी, ट्विटर पर बात करना है, वहां पब्लिकली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, फॉरेन अफेयर्स, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, वहां डिस्कस चाहिए, वहां आंसर चाहिए।
उन्हें नरेंद्र मोदी यूट्यूब, ने टिकटॉक, ऑल ट्विटर पार्टी ये सब मीटिंग कब खेलना बुलाई? है। ऑब्वियसली कब बुलाई ऑल पार्टी इन मीटिंग? सेंसिटिव इश्यूज ऑल के लिए, पार्टी टॉपिक्स मीटिंग के कब लिए बुलाई? प्लेटफॉर्म्स जब चिड़िया चुग गई है, खेत। वहां पर आप बात करेंगे। वहां तो महीनों और ये ऑल पार्टी मीटिंग का कह रहे हैं प्रेम शुक्ला, इस ऑल पार्टी मीटिंग में 18 दलों ने समर्थन किया, सिर्फ कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वही दो पार्टियां अलग रहे प्रधानमंत्री के बयान से। जो चीन के चांदी के टुकड़ों पर पलते हो कैसे विरोध करेंगे? बाकी जिन पार्टियों को भारत के लोकतंत्र में आस्था है, भारत की संप्रभुता में आस्था है, उन सारे दलों ने समर्थन किया। लेकिन जिनको भारत की संप्रभुता में आस्था नहीं है, जिनको चीन के चरण चाटने में जो है अपना सौभाग्य नजर आता है, ऐसे चीन के चंपू इनकी चंपी देश की जनता बना चुकी है, और देश की जनता प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई, जब बुलाई तब तक सब कुछ खत्म क्या हो बकवास चुका करते हो? कुछ आपको पता भी है क्या बोल रहे लीडर हैं? ऑफ अपोजिशन मैं लास्ट आखिरी के 30 सेकंड में आशीष आपको देना चाहता हूं। आशीष, विश्लेषण कीजिए, जो आज प्रधानमंत्री आज बोलेंगे यूनाइटेड नेशंस के मंच से, तो उनकी बातों में किन बातों पर जोर होगा और क्या चाइना को एक बार फिर से बेनकाब करेंगे? बिल्कुल, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म होगा। बहुत संक्षेप में बताना चाहूंगा कि कई दर्जन भर से ज्यादा देशों के साथ में चीन आनाकानी कर रहा है, उसके साथ में एक्सपेंशनिज्म कर रहा है, लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जिसने ड्रैगन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और कहीं भी, चाहे वो मैरीटाइम डोमेन हो, लैंड डोमेन हो, कोई भी देश, शक्तिशाली देश भी चीन को पीछे नहीं हटा पाया। और आज मैं आपको बता दूं कि जितने भी पूरे विश्व के बड़े देश हैं, वो स्पीच को बहुत केयरफुली देखेंगे और सुनेंगे, क्योंकि भारत ने एक एग्जाम्पल सेट किया है, फ्यूचर कोर्स ऑफ डायरेक्शन सेट किया है। बिल्कुल आशीष, बस कुछ ही देर में प्रधानमंत्री और राजनाथ सिंह की तो आपने देख ही लिया ललकार, और चाइना में मच चुका है हाहाकार, पर क्या अब भी सवाल भारत से ही उठाए जाएंगे? यह सवाल बना रहेगा। पर मैं अब एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूं। तमाम मेहमानों का धन्यवाद करूंगा, पर ब्रेक लेने से पहले आपको इस वक्त की सुर्खियां बता देना चाहता हूं। इस वक्त की सुर्खियां पहले देख लीजिए। ब्रेक लेने से पहले भारत चीन बॉर्डर पर रक्षा मंत्री ने भरी हुंकार